बताता हूँ, सो विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। वो बैच में ना कुछ स्टूडेंट मेरे को मिलने आए थे, वो मेरे को बोल रहे सर अब टू द पॉइंट बोलो ना। तो बोला अच्छा। अभी जनवरी का बैच था बेचारा, 11-12 फाउंडेशन में मेहुल सिद्धपुरा में पढ़ा था, मतलब वो कभी डिटेल में अकाउंट्स में गया ही नहीं है। बोले सर मतलब मेरे लिए ना पूरा आविष्कार है कि अकाउंट्स ऐसा भी होता है क्या। हम लोग को तो बोलते थे ये इधर लिख दो करके बाय हार्ट कर दो। पता नहीं ये बैच में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा, देन आई डोंट नो। बट प्लीज अंडरस्टैंड, टू द पॉइंट पढ़ाना, कुछ चीजें डिलीट कर देना, सिंपल सिंपल करके पढ़ाना इज ओके if your advanced accounting paper is easy. But you please check the history, and every third paper is utter nonsense. Every third paper, second or third paper. Advanced accounting is easily the lengthiest and the toughest subject out of all the 8 subjects. यही तो सब्जेक्ट है जिसको 250 घंटा लगता है। I will go up to 270, 280. मेरे से 250 में नहीं होता, because there is so much to logically explain. What is the point in telling ये ऐसा है नहीं वैसा है नहीं, तो टीचर की क्या जरूरत है यार, घर बैठ के ही पढ़ लो। और उसमें थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आएगा ना तो बुरी तरह पिट जाओगे, बुरी तरह पिट जाओगे। You have to go into the depth because your entire subject is accounting standard based. In the practical chapters also, you have to apply the accounting standards. वरना क्या होगा, थियरी रट्टा कर लोगे, लेकिन जैसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड कुछ एमसीक्यू आया, कुछ केस आया, बुरी तरह अटक जाओगे इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज अ वेरी लेंथी थियरी, 26 heads, and even 10-15 minutes it will take 3-4 hours. But please understand, this is very very necessary for you, because कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना, ये 6 चैप्टर में आएगा तुमको। नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। एग्जाम्पल देता हूं, तो एग्जाम में बाय बैक के सम में क्या पूछेंगे, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बाय बैक। और जैसे बैलेंस शीट आफ्टर बाय बैक पूछेंगे ना, तो यही शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट है, यही 26 आइटम्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें भी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पास जर्नल एंट्रीज फॉर स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन AS14, prepare balance sheet after absorption, prepare balance sheet after external reconstruction, prepare balance sheet after consolidation. You will have to consolidate the balance sheet of a holding company with the balance sheet of subsidiary company as per the provisions of AS21. उसमें भी पूछेंगे प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। 6 चैप्टर है, हर एक में बैलेंस शीट आता है, हर एक में यही वाला फॉर्मेट है। P&L अकाउंट 2 ही चैप्टर में है, एक ये वाले चैप्टर में ऑब्वियसली, सेकेंड इज 21 AS21 कंसोलिडेटेड P&L, बस उसके अलावा P&L का यूज नहीं है। बट बिलीव मी, बैलेंस शीट यू विल रिक्वायर in every single chapter. There are teachers who will speak less. तुमको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत easy है. You will appreciate the teacher and then abuse during the 3 hours and waste your time. Abuse करना भी है तो पेपर लिख के बाहर आने के बाद करने का तुम्हारा हक है, पर दिमाग ही घूम जाएगा क्वेश्चन पेपर देख के। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं डेप्थ में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर डेप्थ में कर दिया ना, तुम्हारा इंडेस बहुत इजी हो जाएगा। CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैच कर सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैसे ही इंडेस 2 इज ऑल्सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी।
तो अगर तुम्हारा बेस AS2 का बहुत स्ट्रांग रहेगा तो देन अ टीचर कैन कंपेयर कि भाई AS और इंड AS में कौन से प्रोविजन सेम है और कौन से जगह पे डिफरेंस है. वाई इंटरनेशनली देर इज अ डिफरेंस, वाई दे डोंट एग्री विथ अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. It's a beautiful conceptual discussion, but you can be a part of that only if you are doing it very logically. बाहर नहीं कर पाओगे, इतना लेंदी सिलेबस है ना कि बाहर करना इम्पॉसिबल है. और जरूरत भी का ये अकाउंट्स का पेपर है, लॉजिक को पकड़ने का. यू विल नेवर फॉरगेट. तो ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के पोपट की तरह बैलेंस शीट को रट्टा कर दो. आई मीन इट डजंट वर्क. एटलीस्ट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस. सो हर एक हेड को, और है सिंपल, ऐसे 26 हेड देखेंगे, बट जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करेगा यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग मच न्यू. यू विल फाइंड इट वेरी वेरी मैनेजेबल एंड एक्चुअली वेरी सिंपल. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हेड. 26 में से पहला वाला हेड तो तुमको CA फाउंडेशन में ही किसी ने पढ़ाया रहेगा बहुत सारी चीजें. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हेड? शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर फंड नहीं, शेयर होल्डर फंड एक हेडिंग है. वो हेडिंग में कुछ स्टडी करने को नहीं है. स्टडी करना है 26 आइटम्स जो मैंने बताया. फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल. अभी राइट हैंड साइड पेज पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 2 मिनट पहले पढ़ लो. 90% ऑफ द थिंग्स यू नो ऑलरेडी. एक एक करके हेड का आपको डिटेल में डिस्कशन दिया हुआ है. इसलिए समझना भी है और मेमोराइज भी करना है, क्योंकि जब भी अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. बिकॉज योर फाइनल अकाउंट विल बी फॉर 14 मार्क्स. अभी से समझ लो प्लीज. 14 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, और अगर फाइनल अकाउंट आएगा तो पक्का 14 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए एग्जाम में तुम्हारे पास खाली 25 मिनट रहेगा. 25 मिनट में अगर तुम सोच सोच के सॉल्व करोगे तो होएगा ही नहीं. इमेजिन इतना बड़ा फॉर्मेट, क्वेश्चन पढ़ना, एक एक एसेट और लायबिलिटी को क्लासीफाई करना कि भाई 26 में से कौन से हेड में आएगा. बाद में बैलेंस शीट बनाओ, PNL बनाओ, नोट्स टू द अकाउंट बनाओ. ये पॉसिबल है, बट कब पॉसिबल है? फिर एवरी सिंगल थिंग इज कॉन्सेप्चुअली सो वेल फिटेड इन योर ब्रेन कि विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स एग्जाम में तुरंत से आंसर आ जाना चाहिए. आई होप एवरीबडी फॉलोड. या चलो, तो शेयर कैपिटल बड़ा सिंपल है एक्चुअली, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, क्योंकि काफ़ी कुछ फाइनल तुमने पढ़ा रहेगा फाउंडेशन में. शेयर कैपिटल को इन्होंने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है कि भाई शेयर कैपिटल हेड रहेगा ना, तो उसमें कैपिटल का पहले 2 टुकड़ा कर दो. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी है. इश्यूड, subscribed, called up and paid up capital. ये चारों तुम्हारे एक ही हेड में आ जाएगा. सो पहले क्या करना है? शेयर कैपिटल का 2 टुकड़ा करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू शो ऑथोराइज शेयर कैपिटल. इज ऑथोराइज कैपिटल द एक्चुअल कैपिटल? विल इट बी योर लायबिलिटी? Will it be a part of your balance sheet total? Never. This is only one information. But ये information दिखाना mandatory है. Obviously your authorized capital will further be divided into 2 capitals, because company can have 2 type of shares. What is the first one? Equity share capital. What is the second one? Preference share capital. उसमें भी it is compulsory to show number of shares and face value per share. मतलब तुम खाली इक्विटी कैपिटल 5 लाख दिखाएगा तो नहीं चलेगा. You will have to show 50,000 equity shares
ऑफ ₹10 each, ऐसा पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा. Next one is preference capital, exactly the same way. So in short, authorized capital में बात करने को कुछ नहीं है. You know it very well. Authorized capital कोई कोई प्रॉब्लम में दिया नहीं रहेगा. So फिर भी लिखने का ऑथोराइज शेयर कैपिटल और क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देने का. नहीं दिया है, मने नथी खबर, तो मने नथी खबर को क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देने का, लेकिन लिखने का जरूर. विच इज द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंपनी, विच इज द एक्चुअल liability of the company is paid up capital. How do you get paid up capital? You will have to start with called up capital. Called up capital में से देख issued subscribed है ना, ये दिया ही नहीं रहेगा कभी. So थोड़ा अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करेंगे, हाँ रियल लाइफ में you will have to show issued capital separately. You will have to show subscribed capital separately. You will have to show called up capital separately. You will have to show the paid up capital separately. लेकिन इंस्टीट्यूट है ना, कुछ जगह पे उन्होंने चीज़ों को टाइम फ्रेम में बिठाने के लिए इजी कर दिया है. जैसे उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, ये सब उन्होंने फाइनल अकाउंट चैप्टर में से निकाल दिया कि भाई वैसे भी अपन इसको AS5 में पढ़ने ही वाले हैं, तो भाई उनको अगर उसके ऊपर तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करना रहेगा तो AS5 का एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेंगे. वैसे ही रियल लाइफ में ये चारों कैपिटल थोड़ी कंबाइंड रहते हैं, बट इट इज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चारों आपको साथ में दिखाना है. सो आप स्टार्ट किससे करोगे? हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल में क्या माइनस करोगे? कॉल्स इन एरियर्स. तो तुम्हें क्या मिलेगा? पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल में क्या ऐड करोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. क्लियर है? डेफिनेटली this can be again break up or broke up between equity capital and preference capital separately. तो अगर equity capital का कॉल सिनेरियस रहेगा तो equity capital में से माइनस करो. प्रेफरेंस का अगर कॉल सिनेरियस रहेगा तो प्रेफरेंस में माइनस करो. ये सब जो बोला ना मैं, ये बहुत थियोरेटिकल है. एग्जाम में खाली इक्विटी का ही कॉल सिनेरियस दिया रहेगा. आज के जमाने में less than 1% of the company will issue preference capital. In fact, preference capital and a preference capital as per Ind AS is borrowed fund. They are not willing to even treat that as a shared capital. वो उसको आउटसाइडर की तरह मानते हैं. ना इसको वोटिंग राइट है, ना इसको बोनस शेयर मिलता है, ना इसको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ. सो वर्ल्ड ओवर दे आर वेरी प्रैक्टिकल. दे आर टेलिंग काय का शेयर होल्डर रे, चुपचाप आके चाय बिस्किट खा के चला जाता है, वोटिंग पावर तो है नहीं, आता भी नहीं है इनफैक्ट. सो जब सीए फाइनल में आओगे यू विल लर्न कि भाई प्रेफरेंस कैपिटल एक्चुअली तो साला कैपिटल है ही नहीं, बोरोड फंड के सारे फीचर है. सो दे शो इट अंडर बोरोड फंड्स, बट वी आर तो राइट नाउ इन सीए इंटर. तो हमारे लिए तो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. क्लियर है? हाँ, अभी देख शेयर कैपिटल हेड में फाउंडेशन लेवल पे अगर याद रहेगा तो 2 इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ता था. एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 3 very important information which are to be shown under the head share capital. ये disclosure requirement है obviously. कौन सा 3 information? देख majority shares रहता है ना, they assume the shares are issued for cash consideration. देख ये सब फाउंडेशन में किया रहेगा. इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, 3 टाइप का होता है. वन इज कॉल्ड एज अ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन. इसमें 2 इश्यू आता है, पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू. Either you are issuing the shares to general public
or you are issuing the shares to existing equity shareholders, इसका डिस्क्लोजर नेसेसरी नहीं है। बिकॉज शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि भाई 90% जो शेयर्स तुमने इश्यू किया रहेगा ना, वो फॉर कैश कंसिडरेशन ही रहता है, तो इसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। लेकिन बाकी दोनों का डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। सो सेकंड वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका कोई एग्जांपल दो तो। बिल्डिंग खरीदा या किसी का पूरा बिजनेस खरीदा, बिजनेस खरीदने के लिए आपको जो पेमेंट करना होता है, दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। रिवीजन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में करवाया था, ये फाउंडेशन के सिलेबस में भी था कि आपने किसी का बिल्डिंग टेक ओवर किया, आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, उसके बदले में जो पैसा देने का रहता है, आइदर मनी और मनी इज वर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अ परचेज कंसिडरेशन, द पीसी। दिस वर्ड परचेज कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। क्योंकि 14 में तुम्हारा अमालगमेशन वगैरह आता है ना, कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा AS 14 के अंदर है। तो उन्होंने AS 14 में परचेज कंसिडरेशन को डिफाइन किया हुआ है कि तुम किसी का अगर बिजनेस खरीदोगे और उसके सामने जो पैसा तुम दोगे उस कंपनी के शेयर होल्डर को, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। और बहुत टाइम हम क्या करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसे के बदले हम हमारे कंपनी का शेयर्स इश्यू करते हैं। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने अगर समझो, इमेजिन करो एक बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने एक कंपनी को टेक ओवर किया, तो शेयर होल्डर ने एग्री क्यों किया मालूम है? बिकॉज करंटली दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी, नाउ दे विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ बिग कंपनी। वो लोग क्या बोलेंगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कंपनी का शेयर्स दे दो तो ही मैं मेरा बिजनेस बेचूंगा, नहीं तो मैं मेरा बिजनेस नहीं बेचना, मेरे को रिटायर थोड़ी होना है। तो बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को क्या बोला कि देख तू अकेला बिजनेस कर रहा है, उससे अच्छा मैं तेरा कंपनी को टेक ओवर कर लेता हूं एंड यू नाउ बिकम पार्ट ऑफ मी। ऐसा नहीं है कि तेरा ग्रोथ अटक जाएगा, तेरी छोटी कंपनी का शेयर्स का जितना भाव बढ़ेगा ना, उससे मेरी बड़ी कंपनी का शेयर्स का भाव बढ़ेगा। तो मैं तेरा कंपनी खरीद रहा हूं ना, उसके बदले तेरे को पैसा नहीं दे रहा हूं, आई एम गिविंग द शेयर्स ऑफ माय कंपनी, ताकि मेरे कंपनी का जब शेयर का भाव बढ़ेगा तो डेफिनेटली तेरे को भी ह्यूज प्रॉफिट होएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली ये जो बताया 2 मिनट में, it is a big chapter called as amalgamation, we'll learn that in detail. So ये second है, for consideration other than cash। तीसरा तुमने फाउंडेशन में किया हुआ है, issue of shares without consideration। तीनों में एक वर्ड कॉमन है, कंसिडरेशन, जो तुम्हें विश्वनाथ सर ने या किसी लॉ के टीचर ने पढ़ाया रहेगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। सो 3 टाइप का इश्यू है, इट्स वेरी सिंपल, यू नो दैट। फर्स्ट है फॉर कैश कंसिडरेशन, उसमें 2 है, पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू। ये दोनों का डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, इट इज ऑब्वियस, बट डिस्क्लोजर बाकी दोनों का है। फर्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेकंड इज इश्यू ऑफ शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज बोनस इश्यू। और तीसरा है जो नया है, जो फाउंडेशन में नहीं था, यू विल हैव टू शो द डिटेल्स ऑफ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज वेरी वेरी सिमिलर टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो तुमने फाउंडेशन में किया था। जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस दे दो, वेरी सिमिलर।
our next chapter is that only. इसके बाद का जो next chapter है that is buyback of equity shares. और buyback का भी simple भाषा में मतलब बोलूं तो equity shareholder का पैसा उनको वापस दे दिया. Now why buyback? What is the reason? What are the provisions of section 68 and 69 relating to buyback? इसके लिए obviously there is a separate chapter only. Easy chapter है, 10-12 घंटे में हो जाता है. मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, बाकी लोग 4-5 घंटे में कर लेते हैं. बट अराउंड 10 आवर्स इट विल टेक. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. अगर आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आता रहेगा वरना मैं पागल हो जाएगा. सो बताया काय को मालूम है कि भाई प्लीज, और टाइम है, 1 वीक का टाइम है. फाइनल अकाउंट खत्म होएगा, बाद में बाईबैक स्टार्ट होएगा. अभी तक अगर रद्दी में बुक्स को नहीं डाला रहेगा तो प्लीज़ कंपनी अकाउंट्स को रद्दी में नहीं डालना, क्योंकि कंपनी अकाउंट के जितने भी चैप्टर आपने फाउंडेशन में किए थे सबका नॉलेज इंटर में चाहिए रहेगा. सो अगर संभाल के रखा रहेगा, कॉमन सेंस वुड हैव प्रिवेल्ड, इट इज़ वेरी गुड. अगर रद्दी में डाल दिया रहेगा तो और किसी स्टूडेंट के पास अगर रहेगा उसका जेरोक्स निकाल लो. सॉरी, ठीक है. या सो विच इज द थर्ड एंड द लास्ट डिटेल which is to be shown under the head share capital? Details of buyback of equity shares, मतलब details of the shares which are bought back. कितना शेयर बायबैक किया, क्या भाव में बायबैक किया, कब बायबैक किया. ये इंफॉर्मेशन 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल तक देना पड़ेगा. ये तीनों इंफॉर्मेशन. Issue of shares for consideration other than cash. Second is issue of shares without consideration, that is bonus. And the third and the last one is details of shares bought back. क्लियर है सबको? फर्स्ट हेड हो गया शेयर कैपिटल. थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स एंड देन विल कंटिन्यू. क्या स्माइल है यार तुम लोग का, कसम से. वेलकम टू CA. Silence please. चलो जितना स्पीड करोगे उतना बेटर है. सेकंड हेड कौन सा है बताओ? रिजर्व्स एंड सरप्लस. कौन सा फर्स्ट हेड अपना हो गया? शेयर कैपिटल. रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक बार पहले तुम पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये बहुत सारी चीजें तुमको पता भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि पूरा न्यू है तुम्हारे लिए. बात नहीं करो प्लीज. देख, सबसे पहले एक्सक्यूज मी, व्हेन यू आर रीडिंग द लिस्ट ऑफ रिजर्व यू डोंट हैव टू बाय हार्ट. कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा बताओ शेड्यूल 3 में कौन से रिजर्व है. नोबडी. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई. ध्यान से सुनो कि ये रिजर्व है. दैट इज वेयर द मिस्टेक्स विल हैपन. आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा रिजर्व है. एग्जाम्पल देता हूं सो विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. For example, there is worksman compensation fund. ये तुम्हें 12th फाउंडेशन में पार्टनरशिप में भी था. ध्यान से सुनना.
क्या ये रिजर्व है? वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इट्स ओके, नो रिलैक्स. Worksman compensation fund becomes provision or a certain liability once accident happens and anybody will claim compensation from the company. Otherwise, if no information is given, it is reserve. How can it become provision or liability? What is the difference? I'll tell you. अगर ये प्रोविजन है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये प्रोविजन है, तो प्रोविजन वर्ड का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी is very much certain. Amount may not be certain. Timing also may not be certain. ये टाइमिंग वाला वर्ड अब इंटर में ऐड हो गया, बिकॉज इसका जो डेफिनेशन है ये AS29 में दिया हुआ है. बट व्हाट इज सर्टन is existence of liability. How can your worksman compensation fund be your liability? It will become liability if the accident happens in the factory. और ये जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व बनाना बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कंपल्सरी है. There is Workmen Compensation Act in this country जो बोलता है कि ये कंपल्सरी है, क्योंकि तुम्हारा बड़ा फैक्ट्री है, हजारों वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपको इंजर्ड वर्कर को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, तो मैंडेटरी रखा है. छोटी छोटी कंपनियों के लिए मे नॉट बी, बट इफ यू आर अ बिग कंपनी एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, बट ये प्रोविजन ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता. मैं तो रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं फॉर अ फ्यूचर कॉन्टिंजेंसी कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो. एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या करूं? किसी वर्कर को उठा के डाल दूं मशीन में? कोई जबरदस्ती है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड. सो इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ध्यान से समझो, if no information is given, it is reserve of the company, undistributed profit. समझो, ये कंपनी बंद हो गया, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वैसे ही लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. तो क्या करोगे? इसको वर्कर में बांट दोगे. इमेजिन करो कंपनी बंद हो गया, तुम्हारे पास 5 करोड़ का रिजर्व है, फैक्ट्री में जाओ, स्टेज पे खड़े रह जाओ, वर्कर लोग को बांट दो, 10-10 हजार लेके जाओ. पागल हो गया क्या? ये रिजर्व है एंड दिस बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, द शेयर होल्डर. जैसे अगर आपको याद रहेगा, डिसोल्यूशन में जो भी रिजर्व दिया रहता है वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय वर्क्समैन compensation fund, every reserve was distributed amongst the partner in their profit sharing ratio. Same in fact you were doing in admission, retirement and death. कि नया पार्टनर एडमिट होता है, उससे पहले जो भी पुराना रिजर्व है, यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो.
हेलो, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? तो व्हाट इज वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन? रिजर्व। अब दूसरे फंड की बात करता हूं, समझो, दिया रहेगा प्रोविडेंट फंड, दूसरा रहेगा ग्रेच्युइटी फंड, तीसरा रहेगा पेंशन फंड। टू बी फंड, मैं बी फंड, फंड फंड बाय बाय। इज इट लाइक दैट? नो वेज। ये जो तीनों है ये प्रोविजन है, ये पक्का प्रोविजन है। बिकॉज इसके लिए किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस एम्प्लॉय को पागलपन की उम्र में जाने की जरूरत है। जैसे वो पागलपन की उम्र में जाएगा, रिटायर हो जाएगा, एंड व्हेन ही विल रिटायर, the provident fund, the gratuity fund, the pension fund is payable to your employees when they retire. Either they retire from working life or they retire from your company. उसके लिए सचमुच रिटायर होने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे कंपनी में 25 साल काम करेगा, समझो तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, एक बड़ी कंपनी में 20 साल काम किया, तो तुम्हारी एज 40 रहेगी। और क्या, 21 से जॉब कर रहे हो, 41 में 20 साल हो जाएगा। 41 में कोई रिटायर होता है, घर वाले लेते भी नहीं है। कुछ साल से बोलेगा निकल साले। किसी का भी वर्किंग लाइफ 40-45 साल तो होता ही है यार। तो इतने साल थोड़ी तुम एक ही कंपनी में काम करोगे। सो यू मे लीव द कंपनी एंड ज्वाइन सम अदर कंपनी। तो इतने साल जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हुआ है, साला तुम्हारे सैलरी में से काट काट के तो ये प्रोविडेंट फंड बनाया है। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन पगार में से भी काटेगा। इसको रिजर्व बोल के शेयर होल्डर में मत बांट देना, वर्कर लोग फैक्ट्री तोड़ देंगे, ये भाई उनके रिटायरमेंट का पैसा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज अंडरस्टैंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में कोई लिस्ट रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं है, बट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिजर्व है कि ये प्रोविजन है। तो इसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, तुमको कैसे डील करने का। कैपिटल रिजर्व फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन, कैसे सोचने का। एम आई सपोज टू रिमेंबर दिस स्पेसिफिकली और डू आई नो इट इज रिजर्व? यू नो ना। मतलब एग्जाम में अगर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल रिजर्व आएगा तो क्या तुमको टाइम लगेगा सोचने में? नहीं ना। तो इसको तुमको मेमोराइज नहीं करना है। मेमोराइज कौन से रिजर्व को करना है मालूम? जो देख के क्लिक नहीं होएगा, जिसका बर्थ का स्टोरी तुम्हें नहीं पता। जिसका रिजर्व का बर्थ का स्टोरी मालूम है, जैसे पहला वाला जो 5 रिजर्व है, ये सबका बर्थ सीए फाउंडेशन में हो चुका है। फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सीआरआर, CRR is created at the, yes, it is created out of divisible profit is correct, but it is created at the time of redemption of preference shares and, अभी एंड नया है, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फाउंडेशन में नहीं था, ये इंटर का चैप्टर है, तो अभी से याद रख लो, बिकॉज वो दोनों चैप्टर बहुत सिमिलर है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाय द वे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज देयर इन इंटर ऑल्सो। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी रहेगा और रिडेम्पशन भी रहेगा। तो रिडेम्पशन पास्ट का चैप्टर नहीं है, प्रेजेंट का है, वेरी मच इन सीए इंटर सिलेबस। और बाईबैक का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, देखना दोनों मर्ज करके ही दिया रहेगा। देयर विल बी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देयर विल बी बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। दोनों में एक चीज कॉमन है, इज द क्रिएशन ऑफ CRR फॉर
रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। तुम अगर इक्विटी शेयर बाईबैक करोगे या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल कम हो गया तो आउटसाइडर का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें रिडेम्पशन का और बाईबैक का दोनों में कॉमन 80% conditions are common. One of them is creation of CRR out of divisible profit. तभी CRR आएगा तो शायद आइडेंटिफिकेशन इजी है, आई बिलीव। तो ऐसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जो रिजर्व पढ़ के क्लिक नहीं होएगा, एंड बिलीव में इसका आंसर स्टूडेंट वाइज डिफरेंट हो सकता है। इट इज नॉट दैट ईच ऑफ यू, किसी को लगेगा नहीं मेरे को यार ये याद रखना पड़ेगा, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखने का। थर्ड रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इनफैक्ट फाउंडेशन में अगर आपको याद रहेगा तो हम इसके पीछे रिजर्व वर्ड भी नहीं लिखते थे। वी विल राइट ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोथ आर वन एंड द सेम। सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ के तुरंत से क्लिक होना चाहिए कि आई वुड हैव आइदर issued my shares at premium or debentures at premium. It is not share premium, it is securities premium. The word securities includes shares, debentures, bonds, everything. ये 2013 के पहले अलग होता था। 2013 के पहले शेयर प्रीमियम अकाउंट अलग था, डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट अलग था। फिर कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे चेंज आए, उन्होंने सिक्योरिटी वर्ड को डिफाइन किया एंड देयरफॉर रिजर्व का नाम चेंज हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, आज भी कुछ गधे एग्जामिनर 2012 का क्वेश्चन डाल देते हैं। जो 2012 में पूछा था ना इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर में, साले लोग उठा के 2026 में भी पूछ देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। अवर इंस्टीट्यूट हैज द हैबिट ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चंस व्हिच इज इन अ वे गुड आल्सो। बट कभी कभी ये गधे लोग पुराना क्वेश्चन उठाते हैं, बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम लिखा हुआ रहता है, चेंज करना भी भूल जाते हैं। इसके लिए आपको बताया कि कभी कभी शेयर प्रीमियम या डिबेंचर प्रीमियम भी दिख गया गलती से। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ऐसी मिस्टेक अब नहीं करेगा, बट यू नेवर नो। इंस्टीट्यूट मिस्टेक नहीं करता है, पेपर सेटर मिस्टेक करता है। इंस्टीट्यूट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट देयर इज अ नेचुरल पर्सन, द ह्यूमन बीइंग। वो कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो 4 बार एग्जाम दे के पास हुआ रहेगा, और गधे को दिखा भी नहीं रहेगा कि शेयर प्रीमियम या डिबेंचर प्रीमियम लायबिलिटी साइड पे है, उसको कट करके मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूं। और 2008 का प्रॉब्लम 26 में पूछ डालेंगे, तो तुमको अगर बैलेंस शीट में दिखा तुम उसको पहचान लेना कि आ तो आपड़ो सिक्योरिटी प्रीमियम अच्छे। दे मे गिव यू शेयर प्रीमियम और डिबेंचर प्रीमियम, इट डजंट मैटर, इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसको भी तुम लोग शायद पहचानते रहोगे। दिस इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। थोड़ा बहुत स्टोरी याद रहेगा तो एवरी ईयर, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आप डीआरआर क्रिएट करते थे। पहले क्या करोगे, प्रॉफिट में से डीआरआर क्रिएट करोगे, फिर उसी पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ऐसे करते करते 5 साल हो जाएंगे। 5 साल के बाद रिडेम्पशन का टाइम आएगा। जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो जितने भी तुम्हारे डिबेंचर रिडेम्पशन के इन्वेस्टमेंट रहेंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट को बेच डालोगे, और बेच के जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से तुम डिबेंचर को रिडीम करोगे। ये पूरा स्टोरी तुम्हें फाउंडेशन में था, तो अगर ये स्टोरी याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे डीआरआर देखा समझ जाने का, इट इज वन ऑफ द रिजर्व। और प्लीज याद रखना, ये जो हेड है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें दुनिया भर के सारे रिजर्व आते हैं।
You don't have to even bifurcate कि ये revenue reserve है कि capital reserve है, ये divisible profit है कि non-divisible profit है. That bifurcation is very important at the time of redemption of preference share and at the time of buyback of equity share. That bifurcation is not there in Schedule 3. Schedule 3 में सारे के सारे रिजर्व एक ही हेड में आ जाएंगे. Whether divisible profit or non-divisible profit, it doesn't matter. ठीक है? Okay. Next one, revaluation reserve. Depreciation करके एक चैप्टर था. उस चैप्टर में आपको एक ट्रांजैक्शन दिया था. I would like to revise that for few minutes क्योंकि depreciation का जो एडजस्टमेंट है वो अभी इंटर में फाइनल अकाउंट्स में भी है. सीए इंटर में फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी ये रिवैल्यूएशन वाला ट्रांजैक्शन है जो तुमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में किया था. बेसिक एग्जांपल देता हूँ सो यू विल अंडरस्टैंड. डेप्रिसिएशन चैप्टर में ऐसा दिया था आपको, समझो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का बुक वैल्यू है 25 लाख. ऑब्वियसली लोग यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखते हैं, बट बिलीव मी जब भी बिल्डिंग दिया रहेगा, unless land is given separately, it is land and building. As per AS 10, land is to be shown separately. Mandatory है, मैंडेटरी है. आप लैंड एंड बिल्डिंग दिखा ही नहीं सकते हो. पर अब यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है और समझो तुमको लैंड अलग से नहीं दिया है तो थोड़ी ये बिल्डिंग हवा में लटक रहा है. लैंड तो रहेगा, थोड़ा और हो जाएगा. सो ये लैंड एंड बिल्डिंग ही रहेगा. ये तुमको 25 लाख दिया है और तुमको दिया रहेगा इट इज रीवैल्यूड एट ₹40 लाख. सबसे पहले तो ये 25 लाख क्या है? ये जो 25 लाख दिया है ये क्या है? नॉट ओरिजिनल कॉस्ट माय डियर. दिस इज कॉल्ड एज WDV. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज बुक वैल्यू. AS 10 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में न तो WDV वर्ड यूज किया है न बुक वैल्यू किया है. दे कॉल इट एज कैरिंग अमाउंट. द सेम वर्ड वाज यूज्ड इन AS 13 ऑल्सो, कैरिंग अमाउंट. बोलने के लिए कैरिंग अमाउंट है अपना WDV. WDV कैसे आता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. अब ये WDV 25 लाख है, इसको रीवैल्यू करने की परमिशन AS 10 देता है. AS 10 में बोला है there are two models that you can follow. One is called as a cost model. 90% of India today also follows cost model. 99% of the rest of the world follows only revaluation model. You learn that in Ind AS. So इंडिया में AS 10 को जब मॉडिफाई किया, इन्होंने दो मॉडल दिया, कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल, बिकॉज दे वांटेड अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी एज क्लोजर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि वर्ल्ड ओवर बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में साथ में होता है. इंडियन कंपनीज को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी फॉरेन फंड्स लाने के लिए. अब इंडिया में अगर कोई कंपनी IPO लाएगा, सो दे डू द रोड शो, they go to Singapore, they go to many countries and try to attract the investment in India. वो लोग जैसे इंडियन कंपनी का बैलेंस शीट और PL अकाउंट पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है कौन से गांव का है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग IFRS. तो हमने बोला भाई हम तो IFRS कॉपी नहीं करेंगे, हमें इंडियन थोड़ी कुछ तो कर सूझ, थोड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में से कट कर दिया, कार्व आउट, समथिंग लाइक दैट यू कॉल इट, थोड़ा ऐड कर दिया. एग्जैक्टली. सो एस ने क्या किया, दो मॉडल इंट्रोड्यूस किया कि भाई तुम्हें रिवैल्यूएशन मॉडल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो.
इसका छोटा मोटा एक क्वेश्चन फाउंडेशन में भी डिप्रिसिएशन चैप्टर में था। अब मुझे बताओ, 25 लाख का बिल्डिंग है, 40 लाख में रीवैल्यू किया, सो इसका जर्नल एंट्री is extremely simple. Anybody can make a very simple journal entry. Which account debit? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग इज द एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, उसको मेरे को बढ़ाने का, तो क्या करूं? और डेबिट करो। तो बड़ा सिंपल एंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15 lakhs to revaluation reserve account also 15 lakh। इतना तुमने फाउंडेशन में किया था, इसके आगे का पूरा स्टोरी AS10 के अंदर है। व्हाट इज आगे का स्टोरी? कि भैया रिवैल्यूएशन रिजर्व को करने का क्या? बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू गिव डिविडेंड आउट ऑफ दैट, you can't create CRR out of that, you can't write off any accumulated losses out of that। तो क्या जिंदगी भर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही पड़ा रहेगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज गिवन बाय AS10। व्हाट इज द आंसर? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? दैट इज ओके। लॉस हुआ तो आई एम आस्किंग अ सिनेरियो कि लॉस नहीं हुआ। ऐसे प्रॉफिट लॉस होता रहेगा तो अपन कम ज्यादा करते रहेंगे। प्रॉफिट हुआ तो आरआर में ऐड कर दो, लॉस हुआ तो माइनस कर दो। बट ये आरआर का एंड किधर है? क्या जिंदगी भर मेरे बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा? बिलीव मी यू डोंट नो। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बिलीव मी यू डोंट नो। आई विल टेल, थोड़ा बताता हूँ, बाकी AS10 में डिटेल में होगा। सो लिसन टू मी केयरफुली। This revaluation reserve every year थोड़ा थोड़ा करके PNL के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि तुमने ज्यादा डेप्रिसिएशन PNL डेबिट में डाला। तुमने देख 25 को 40 किया ना, तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो PL डेबिट में गया। तो उसको सेट ऑफ करने के लिए एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा RR PL क्रेडिट में डाल दोगे। नहीं समझा? वरना क्या होगा बताता हूं। एक साइड पे तुम्हारा नॉन डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व। दूसरी साइड पे तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि तुमने रिवैल्यू किया ना, तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया। क्योंकि जैसे रिवैल्यूएशन होएगा तो अभी तुमको डेप्रिसिएशन फ्यूचर में 40 लाख पे करना पड़ेगा, तो तुम्हारा डेप्री का अमाउंट बढ़ जाएगा। डेप्री इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो तुम PL में डालेगा, उसकी वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये तो बहुत खराब है। डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया और नॉन डिविजिबल बढ़ गया। तो उसको नलिफाई करने के लिए AS10 बोलता है कि भाई अगर तेरा बिल्डिंग में और भी 5 साल समझो डेप्री करने वाला है, ओरिजिनल एस्टिमेटेड लाइफ वाज मच मोर, नाउ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 years, तो 5 साल तेरे एक टाइम पे PL में डेबिट में डेप्री ज्यादा आएगा, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी डिवाइड बाय 5 कर दे, और जो प्रोपोर्शन में तू ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज करता है वही प्रोपोर्शन में तू PL में क्रेडिट कर दे। और कहीं तूने 2 साल के बाद ये प्रॉपर्टी बेच दिया, ये भी तो हो सकता है कि 2 साल के बाद तूने प्रॉपर्टी बेच दिया, तो आप पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व को उठा के डाल दे जनरल रिजर्व में। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी को बेचेगा ना, तो तेरा प्रॉफिट ऑन सेल कम हो जाएगा, बिकॉज तूने ऑलरेडी प्रॉफिट को RR में डाला था, एंड प्रॉफिट ऑन सेल शुड ऑलवेज गो इन PL अकाउंट एज पर AS10। तो अगर तूने प्रॉपर्टी बेच दिया तो ये RR को उठा के भी PL में डाल दो, क्योंकि तेरा प्रॉफिट ऑन सेल कम हो गया, क्योंकि तूने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बुक किया। ये 2 घंटे की चीज मैंने 2 मिनट में बताई है। वैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। इट्स अ ब्यूटीफुल AS10 व्हिच विल डिस्कस। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? एक ही पॉइंट है,
Revaluation reserve is one of the reserve. समझ रहे हैं ना? ओके अब नेक्स्ट रिजर्व देखो. इसका तुमको बर्थ का स्टोरी नहीं मालूम, इसको याद रखना पड़ेगा. वेरी टिपिकल नेम इट इज. शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. इसका पूरा डिटेल में स्टोरी AS 15 में है. एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उधर डिटेल में इसका स्टोरी है. पूरा 9 महीने का बर्थ स्टोरी है. मैं 9 मिनट में बताता हूँ. आई विल गिव यू वेरी ब्रीफली. थोड़ा बताता हूँ so that it helps the retention in your mind. This reserve is created at the time of ESOPs being given to the employees. एम्प्लॉयज को जब ESOP देते हो ना तो तुम डिस्काउंट में देते हो. देख एक सिंपल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि 2-4-5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकूं. ऑब्वियसली ये इसके ऊपर सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन होगा व्हेन AS 15 विल बी टॉट. बट एक बेसिक बता देता हूं. समझो कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है. ध्यान से सुनना. शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है. इसका मार्केट प्राइस 150 रुपया है. एज ऑन टुडे कंपनी इज ऑफरिंग ESOPs at ₹60 per share. ESOPs are given to whom? Which level of employees? Unskilled, semi-skilled, or highly skilled? ESOP is a part of employee retention policy. कि जो की एम्प्लॉयज रहते हैं, वो की एम्प्लॉयज अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो उसी के साथ बहुत कस्टमर भी शिफ्ट हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज की एम्प्लॉयज. तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ये डर रहता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, वो ट्विटर जिसने खरीदा वो आधा पागल का नाम क्या है? बराबर है. उसको रिटेन करने के लिए 10 साल का ESOP दिया है उसको, उसी की कंपनी ने, विच इज अ कंपनी दैट ही फॉर्म्ड, टेस्ला. सुना है कि नहीं? टेस्ला ने उसको ESOP दिया 10 साल का, बिकॉज दे वांटेड टू रिटेन हिम फॉर नेक्स्ट 10 years. क्योंकि ये पागल निकल गया तो टेस्ला अचानक बंद हो जाएगा, बिकॉज पूरा ब्रेन उसका है. ड्राइवर के बगैर की गाड़ी इंडिया में चलाने का जो सोचता है वो आधा पागल ही होता है. अभी जब गाड़ी लाएगा तो उसको समझेगा कि मैं, हाँ, तो जब थोड़े मरेंगे, थोड़े एक्सीडेंट होंगे, फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी समझेगा कि ये पागलपन इंडिया में नहीं चलता है. उसके लिए ट्रैफिक का डिसिप्लिन चाहिए. इधर तो सिग्नल गो रहता है और आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, अचानक आग के सामने से कोई निकल जाता है बाइक वाला, और ब्रेक तुमको ही मारने का है. वो सिग्नल तोड़ रहा है, ब्रेक तुमको मारने का है. क्योंकि अगर उसके बाइक को टच भी हो गया, जो खार खाए पति लोग रहेंगे वो रोड पे ही तुमको दो डालेंगे, बड़ास निकालेंगे अपनी. पब्लिक मारता है कसम से. तो इमेजिन कर, ये ड्राइवर बगैर का गाड़ी कैसे चलेगा? वो तो बाइक को ठोक देगा पक्का, बिकॉज ही विल गो बाय द लॉ. सो इंडिया में ये प्रोडक्ट कभी नहीं चल सकता टिल द टाइम ट्रैफिक डिसिप्लिन इज देयर. कि मुझे नहीं मालूम टेस्ला का गाड़ी 1.5 फीट का खट्टा खड्डा कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अंदर जाएगा बाहर ही नहीं आएगा. अपने इधर तो रोड के बीच में रोड खुला हुआ रहता है, सीधा जाएगा.
बट ठीक है, वो आदमी सोचता है गट से उसके अंदर। लेकिन बिलीव मी, उसी की कंपनी ने उसका आई थिंक $55 बिलियन का हिसाब दिया है, विच इज मोर देन जीडीपी ऑफ ऑल एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटी छोटी सब कंट्री का जीडीपी ऐड करो, उससे ज्यादा तो ये पागल को ईसॉप मिला है। सीरियसली इमेजिन करो, कंट्रीज का जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, सिटी का भी नहीं, स्टेट का भी नहीं, कंट्रीज का। क्यों? बिकॉज ही इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। वो गया तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। वो लेवल के जो लोग रहते हैं, इस ऑफर ऑफर टू देम, बट कंपनी को यहां पे ₹90 का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली कैन आई से, ध्यान से सुनना आप मेरा स्टेटमेंट, इनडायरेक्टली कैन आई से, एक साइड पे ₹90 पर शेयर का रेम्यूनरेशन दिया इनडायरेक्टली। सी, किसी को सैलरी देना है, खाली कैश में देना जरूरी नहीं है। 150 वाला शेयर अगर तुम उसको ₹60 में दे रहे हो, मतलब ₹90 का तुमने उसको इनडायरेक्टली क्या दिया? सैलरी दिया। और दूसरा, तुम्हारा ₹90 का सिक्योरिटीज प्रीमियम कम हो गया। बिकॉज आइडियली यू शुड हैव इश्यूड दिस शेयर एट 150। ₹10 वाला अगर 150 में देते हो तो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम है ₹140 पर शेयर, लेकिन तुम्हें मिलेगा खाली ₹50। तो ₹90 का तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम कम लिया। आई डोंट नो वेदर यू फॉलोड। सो एक एंट्री पास करना पड़ता है, ESOP एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹90। ये जो ₹90 है ना, क्यों ESOP एक्सपेंस को हम डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली गिविंग सैलरी इन काइंड। रोकड़ा नहीं दिया, अलग तरीके से दिया। कल जाके वो मार्केट में अगर शेयर्स बेच देगा, उसको तो 150 ही मिलने वाला है। तो मतलब मैंने उसको ₹90 का सैलरी काइंड में दिया। एनी क्वेरी? यही रिजर्व, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके एक टेम्पररी अकाउंट। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? आई रिपीट, विच अकाउंट डेबिट? मुझे बताओ। ESOP एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹90। देखिए इसमें बहुत सारे केसेस है, which we'll learn in AS15. I'm right now not going there. मैं तुम्हें बेसिक फंडा समझाने का ट्राई कर रहा है। ESOP एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करके ये तुम्हारा P&L स्टेटमेंट में जाएगा अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये जो डेबिट वाला ₹90 है, क्यों इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखा रहे हो? बिकॉज दिस इज नथिंग बट सैलरी गिवन इन काइंड। तो ये तुम्हारा जाएगा P&L स्टेटमेंट में अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब तुम क्रेडिट करोगे एक टेम्पररी रिजर्व को। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पररी रिजर्व एवरीबॉडी? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। दिस इज टेम्पररी रिजर्व। ये रिजर्व को फाइनली मैं उठा के डाल देगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि मुझे ₹90 सिक्योरिटी प्रीमियम कम मिला था। लेकिन आज मैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं डाल सकता। रीजन बताता हूं, क्योंकि जब भी किसी को ESOP दिया जाता है ना, तो शेयर्स आर नॉट गिवन टू हिम टुडे। शेयर्स आर गिवन आफ्टर 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर। आज ही शेयर्स दे दिया मस्क को, तो शेयर्स लेके दूसरी कंपनी चालू कर देगा। तो उसको अगर मुझे 9 साल तक रिटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? द ग्रांटिंग ऑफ ESOP विल हैपन, few shares after 3 years, few after 5 years, few after 7 years, few after 9 years, ऐसे फ्यूचर में होगा। तो जब तक तुम उसको शेयर्स एक्चुअली अलॉट नहीं करोगे, यू कांट क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि हो सकता है तुम उसको ESOP 3 साल के बाद देने वाले हो, 2 साल के बाद वो छोड़ के चला गया, ये भी तो हो सकता है।
तो 2 साल के बाद अगर छोड़ के चला गया तो मैं ये रिजर्व को क्लोज करके वापस पीएल में डाल देगा, क्योंकि अभी मैंने पीएल को डेबिट किया है बाय डेबिटिंग ESOP एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर वो 2 साल में जॉब छोड़ के चला गया तो इसको उठा के वापस पीएल में डाल देगा। बट इन 99% केसेस he will wait for 3 years. The shares will be actually allotted to him, and as soon as the shares are allotted to him, ये temporary account को मैं close कर देगा, and I will transfer that in anybody securities premium account. So those transaction merge हो गया। एक ट्रांजैक्शन था मैंने 90 रुपए का सैलरी दिया, दूसरा ट्रांजैक्शन था मैंने 90 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट किया, इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया। तो AS15 बोलता है एवं ना चाले, यू विल हैव टू शो पीएल अकाउंट करेक्टली। तुम्हें पीएल अकाउंट में उसको 90 रुपया दिखाना ही पड़ेगा, बिकॉज यू गिवन सैलरी इन काइंड। वरना तो लोग जोल जाल करेंगे, बोलेंगे मैं तेरे को सैलरी देगा ही नहीं, रोकड़ा शेयर से देगा। तो मस्त तुम्हारा पीएल अकाउंट में वो खर्चा आएगा ही नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट फालतू में इन्फ्लेटेड दिखेगा, जो गलत है। तो उसके लिए AS15 बोलता है कि अगर तुमने ESOP डीप डिस्काउंट पे दिया है, एंड विच इज द केस ऑलवेज, तुम एक एक्सपेंस को डेबिट करो विच इज कॉल्ड एज ESOP एक्सपेंस अकाउंट। और सामने अभी मैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं डाल सकता, बिकॉज अभी तक मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किया, तो मैं एक टेम्पररी अकाउंट को क्रेडिट करेगा विच इज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मोमेंट इन द फ्यूचर the shares will be actually given to that key employee, मैं इस अकाउंट को क्लोज कर देगा, और क्लोज करके इसका जो बैलेंस रहेगा उसको उठा के सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेगा। और भगवान नहीं करे वो एम्प्लॉय 2 साल के बाद छोड़ के चला गया या निकल लिया, सो इन दैट केस डेफिनेटली ये रिजर्व को उल्टा उठा के मुझे डिविजिबल प्रॉफिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने ESOP एक्सपेंस को पीएल में डेबिट किया था, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया था, तो मैं दोबारा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा देगा। इन केस for some reason the shares are actually not allotted to that employee, but if shares are allotted you'll pick it up and transfer that in the right place, which is security premium. Believe me, ये बहुत बेसिक लेवल पे मैंने समझाया है जितना इस चैप्टर में जरूरी है। फ्यूचर में बायबैक में भी एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ही अलग से मैं करवाता हूँ। ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मैं जो लूज शीट देगा उसमें रहेगा। मैं कुछ चैप्टर में एडिशनल प्रॉब्लम्स भी करवाता हूँ, बिकॉज आई फील दैट द कवरेज इज नॉट गुड इनफ हियर, तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवाता हूँ। उसमें एक प्रॉब्लम में ये वाला रिजर्व आएगा, तब मैं ये जो जर्नल एंट्री तुम्हें अभी बता रहा हूँ ना, विल बी एक्चुअली पासिंग दोज जर्नल एंट्रीज इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी के लिए तुम्हें एक ही चीज बतानी थी कि रिजर्व है। I don't know whether you want me कि मैं तुम्हें सिर्फ मेमोराइज करवाऊं, और यू वांट टू नो द बर्थ स्टोरी। बिलीव मी, तुम नहीं बोलते तो भी मैं बोलता, बिकॉज आई नो इट इज वेरी नेसेसरी, और आगे जाके चीजें तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगी व्हेन यू एक्चुअली लर्न द स्टैंडर्ड। मैं प्रैक्टिकल चैप्टर करवाएगा ना, तुमको समझेगा भी नहीं, आते स्टैंडर्ड कर दिए मैंने, ट्रस्ट मी। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि उसके बगैर प्रैक्टिकल चैप्टर होता ही नहीं। आई कांट टेल यू एवरी टाइम दिस यू विल लर्न इन AS15, दिस यू विल लर्न इन AS10, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जितना जरूरी है उतना मैं आपको तभी बता देगा, तो आगे तुम्हारे लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। व्हाट इज द लास्ट वन एवरीबॉडी? अदर रिजर्व। देख, अभी अदर रिजर्व में तुमको कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ लो। ये बहुत सारे रिजर्व है, शायद तुम पहचानते रहोगे। देख, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये फाउंडेशन में था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी था, जनरल रिजर्व ये भी है, ये नया वाला है, ये भी था शायद। इट्स ओके, इट्स ओके, मेरे में रहेगा। मैं जनरली बाउंड्रीज क्रॉस करता हूं, बट एक्चुअली फाउंडेशन में नहीं है। 2 मिनट में हो जाएगा, बड़ा सिंपल रिजर्व है। डिविडेंड, इक्विलाइजेशन रिजर्व। देख, हमेशा याद रखना, चाहे वो नॉर्मल अकाउंट्स हो, चाहे वो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, मेरी एक बात याद रखना, हर एक वर्ड का, हर एक
टर्म का मीनिंग तुम्हें उसी में से मिल जाएगा। ये ऐसा ही नाम नहीं डालते, मन में आया वो नाम नहीं डालते। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मन में आया वो नाम डालते हैं, जो पता नहीं रहता ना बड़ा होके कैरेक्टर कैसा बनेगा। तो बचपन में बुआ ने नाम डाल दिया, राशि देखेंगे बोलेंगे सत्यवान, निकलेगा जीवन में सबसे बड़ा झूठा, पॉसिबल है। खाली इंसान में ही नाम और कैरेक्टर मैच नहीं होता, अकाउंट्स में पूरा मैच होता है। किसी को विजय बोल दिया तो क्या हर बार थोड़ी वो क्रिकेट खेलेंगे तो जीतने वाला है? नेचुरली क्यों, मेरा नाम विजय, मेरे को जीतने देना, ऐसा थोड़ी होता है यार। सो अपन इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। We are talking about terminology which is used in accounting standard schedule 3 companies act. It has a meaning written in the name. ध्यान से पढ़ो। Dividend equalization reserve is very very simple. It talks about equalization of reserve. What does that mean? I will tell you. कोई कंपनी रहेगी, वो कंपनी में 2022-23 में 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो इन्होंने इक्विटी डिविडेंड दिया 20%। देख, प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज प्रॉफिट के साथ चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो इक्विटी का है। फिर नेक्स्ट ईयर आया 2023-24, प्रॉफिट गिर के 3 करोड़ हो गया, डिविडेंड हो गया 12%। फिर नेक्स्ट आया 2024-25, प्रॉफिट बल्कि 8 करोड़ हो गया, तो ये लोग पागल हो गए, 40% डिविडेंड दिया। पब्लिक, द इन्वेस्टर्स don't like such companies where the dividend percentage fluctuates very badly, because I cannot then depend upon dividend for regular income. छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, देख HNI की बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट इज HNI? मैं उनकी बात नहीं कर रहा है, उनके पास बहुत पैसा होता है, सो मंथली खर्चे के लिए कि ईयरली खर्चे के लिए दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन डिविडेंड इनकम। बट जो आम जनता है, पब्लिक, जो 500, 1000, 2000 शेयर्स लेते हैं, दे ऑलवेज प्रीफर टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज who consistently maintains the rate of dividend. तो कैसे करने का? How to maintain? क्योंकि प्रॉफिट तो फ्लक्चुएट होने ही वाला है, तो मैं डिविडेंड को फ्लक्चुएट होने से कैसे रोक सकता है? By creating one reserve called as a dividend equalization reserve, ताकि अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मैं 40% डिविडेंड नहीं देगा, प्रॉफिट कम हुआ तो मैं 12% भी नहीं देगा। आई विल मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड एट 20%। कैसे करूंगा? जब प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो थोड़ा प्रॉफिट उड़ा के डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में डाल दो, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो थोड़ा प्रॉफिट उधर से निकाल लो, बट मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए many companies, many good companies, many reputed companies will create one reserve in their books of account, and that reserve will be called as dividend equalization reserve. Bolo, any other reserve you want to ask me something? I know everybody's mother and father, so you can ask me the story. मतलब और कोई रिजर्व के बारे में कुछ पूछना है? श्योर एवरीबडी, ट्रस्ट में ये पूरे लिस्ट में याद रखने लायक एक ही है, एक ही है जो एग्जाम में ये लोग बार बार पूछते हैं, क्योंकि आधी पब्लिक को तो समझता ही नहीं है कि ये है कौन, हेड तो बात की बात है। तो प्लीज ये पूरे लिस्ट में एक रिजर्व को प्लीज याद रखना, ताकि जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप प्लीज गलती नहीं करना।
Is this clear? Okay. Stay focused. देख तुम्हारे हेड का नाम क्या है मालूम? रिजर्व्स एंड सरप्लस. वैसे ये दोनों में भी फर्क है. ये जो वर्ड है ना रिजर्व, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन वेरियस रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स. रेवेन्यू रिजर्व बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व बोले तो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. बट ये जो वर्ड सरप्लस है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्लीज रिमेंबर, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रिजर्व को आप कोई भी ऑर्डर में लिखो चलेगा. P&L लास्ट आना कंपलसरी है. फर्स्ट यू टू राइट ऑल द रिजर्व. उसमें कैपिटल रिजर्व पहले लिखा कि जनरल रिजर्व पहले लिखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम पहले लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो ऑर्डर में तुमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा उसी ऑर्डर में छाप देने का. बट P&L अकाउंट में कंपलसरीली यू विल हैव टू कीप इट लास्ट. Now what is this P&L account? Please understand. सिंपल एग्जाम्पल देता हूं. किसी कंपनी का ईयर नंबर 1 है. प्लीज स्टे फोकस्ड, दिस इज न्यू फॉर यू. ये जो सरप्लस है ना, P&L अकाउंट सरप्लस, उसके लिए और एक नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स, जो FM में यूज होता है. आई डोंट नो तुम लोग वहां तक पहुंचे हो कि नहीं. रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ लास्ट ईयर, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ करंट ईयर, आगे कोई ना कोई चैप्टर में आएगा. सो आप उसको, ये लॉ वाला रिटेन्ड अर्निंग अलग है भाई. आज मैंने ना 12th स्टैंडर्ड में, 12th और फाउंडेशन का जो बैच है, जैसे लास्ट ईयर तुम लोग था, आज ही सुबह मेरा चैप्टर था इश्यू ऑफ शेयर्स. मैंने पूछा कंपनी, एनीबडी व्हाट इज कंपनी? अब मेरे को याद नहीं आया कि यस्टरडे वाज विश्वनाथ्स लेक्चर एंड टुडे वाज माय लेक्चर. मैंने बोला व्हाट इज कंपनी? पूरा बैच एक साथ बोलता है कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ. मैं बोला बाप, मैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन पूछ रहा है, ये लॉ का लेक्चर नहीं है. फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि भाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन. तो मैं जो तुमको पूछ रहे हैं ना भाई, लॉ का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो विश्वनाथ सर तक सीमित रखो. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल. व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? इज नथिंग बट अदर नेम ऑफ सरप्लस. ये जो सरप्लस है ना, वही रिटेन्ड अर्निंग है इन माय सब्जेक्ट. अब ये सरप्लस क्या है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं. ईयर 1 में नेट प्रॉफिट हुआ 50 lakh. I am taking small numbers, actual numbers are much bigger. So net profit है 50 लाख. अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर है तो डेफिनेटली लास्ट ईयर का कोई बैलेंस नहीं रहेगा. फर्स्ट ईयर है, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ. व्हाट विल दे डू विद दिस 50 lakh प्रॉफिट? विल दे डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स? आंसर इज नो. तो क्या होगा मालूम है? ये नेट प्रॉफिट में से आएगा लेस. नो, मुझे बोलने दो. एनीबडी वांट्स टू ट्राई? बाय द वे, करेक्ट वर्ड आई हर्ड जस्ट नाउ, appropriation. Exactly, the correct word is appropriations out of profits. ध्यान से सुनना प्लीज. अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब सिंपल भाषा में बोले तो प्रॉफिट का कंपनी क्या क्या कर सकता है. कैन यू थिंक एंड टेल मी? सबसे पहले तो प्रॉफिट में किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. सबसे पहले मैं थोड़ा प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करेगा. तो फर्स्ट विल बी ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स फॉर फ्यूचर. फिर मैं क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा. फिर मैं क्या करेगा?
इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा। इक्विटी का डिविडेंड दो प्रकार का होता है, इट कैन बी इंटरिम डिविडेंड, इट कैन बी फाइनल डिविडेंड। उसके बाद में कभी कभी शेयर होल्डर को बोनस डिविडेंड देगा, conversion of partly paid up equity shares into fully paid up equity shares without shareholders required to pay for the same। शायद सुना रहेगा। फिर कभी कभी you will give bonus shares to equity shareholder। bonus में by the way P&L account is the last reserve to be used। The first reserve was CRR। तुमको पूरा ऑर्डर दिया था, CRR से वो स्टार्ट होता है और P&L में यस सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम में कंडीशन था इट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व में भी वही कंडीशन है। उसके बाद बाकी सब डिविजिबल प्रॉफिट, वो लिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। लास्ट वन इज P&L अकाउंट, शायद याद रहेगा। तो ये जो सब है ये क्या है, व्हाट इज ऑल दिस? ट्रांसफर टू रिजर्व नंबर 1, प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर 2, इक्विटी डिविडेंड, इसमें इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड नंबर 3, बोनस डिविडेंड नंबर 4, बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर नंबर 5। ये सब मिला के मैं 45 लाख बांट देगा। बाकी जो 5 लाख बचेगा, this 5 lakh is called as a surplus in P&L, क्योंकि नेट प्रॉफिट ये जो 50 लाख है ना, ये P&L में से आता है। पूरा का पूरा 50 लाख को जीरो नहीं करने का, थोड़ा बहुत P&L में रखने का बैलेंस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ताकि आगे जाके समझो डिविडेंड देने में मेरे को 2 लाख कम पड़ रहा है, तो उसके लिए मेरे को किसी रिजर्व को टच करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बैलेंस P&L में रहेगा, मैं उसी को यूटिलाइज कर लूंगा। तो जो भी बैलेंस आप P&L में छोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L account, and this closing balance of P&L account of year number 1 will become opening balance of PL account in year number 2, and that is what is I have given you। देख लो, सरप्लस स्टार्ट किधर से होता है एवरीबडी? ओपनिंग बैलेंस। मेरे एग्जाम्पल में क्यों ओपनिंग बैलेंस नहीं था? फर्स्ट ईयर था, बट जनरली स्टार्ट विल बी विथ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ PL अकाउंट। यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है ना, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ PL अकाउंट बाय द वे। सो इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ PL अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। बोलो फिर उसमें ऐड क्या करने का? नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट पीरियड। तो देख तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो भी प्रेजेंटेशन बता रहा हूं ना आपको, दिस प्रेजेंटेशन विल बी अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसमें भी लास्ट होना चाहिए। बाकी रिजर्व में कुछ भी ऊपर नीचे चलेगा, याद रखना P&L का पूरा वर्किंग विल कम अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इट विल बी लास्ट। तो क्या आएगा? बड़ा सिंपल है, मैं लिखेगा P&L अकाउंट। मेरा हेड का नाम क्या है एवरीबडी? हेड का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं PL अकाउंट में लिखेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। फॉर एग्जांपल P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। ये 5 लाख कौन है मालूम है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। ये साल का ओपनिंग बैलेंस होएगा। फिर मैं क्या करेगा? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड करेगा। समझ, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है 75 लाख रुपया, ये दोनों को मैं ऐड करेगा। I will get 80 lakh rupees. This is called as a net profit before appropriations। appropriation करने के पहले का प्रॉफिट। फिर इसमें से तुम क्या लेस करेगा? वेरियस अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, बोनस डिविडेंड, बोनस शेयर, ये सारे अप्रोप्रिएशन माइनस करो। समझो ये सब मिला के
73 लाख तुमने माइनस कर दिया, अब जो बचेगा 7 लाख. दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L account, or another word is retained earnings of current year, and that is 7 lakh rupees, जिसको शेड्यूल 3 में ये लोग सरप्लस करके बुलाते हैं. बिल्कुल रियल लाइफ में काय को नेक्स्ट पेज पे नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट पेज का फर्स्ट 2 लाइन पढ़. बिल्कुल होएगा. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीबॉडी, नेगेटिव आंसर आया ना तो भी हेड चेंज नहीं करने का. ये शेड्यूल 3 को पसंद ही नहीं है. नेगेटिव किधर आया था मालूम है? चेंजेस इन इन्वेंटरी, याद है? ओपनिंग स्टॉक कम रहेगा, क्लोजिंग ज्यादा रहेगा. तो एक्सपेंडिचर हेड से उठा के इनकम हेड में मत डाल देना. हेड वही रहेगा, आंसर नेगेटिव. इधर भी वही दिया है. चाहे तुम्हारा सरप्लस का आंसर नेगेटिव हो, ध्यान से सुनना, चाहे तुम्हारा पूरे रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड का आंसर नेगेटिव हो, कभी होएगा ऐसा? करंट ईयर में हैवी लॉस हो गया रहेगा. पॉसिबल है यार? करंट ईयर में हैवी लॉस हो गया, मेरा P&L अकाउंट का बैलेंस इतना नेगेटिव हो गया कि बाकी सब रिजर्व पॉजिटिव को मैंने ऐड किया ना तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव आया. पॉसिबल है. जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है ना, उसका PL अकाउंट का हमेशा नेगेटिव रहता है बैलेंस. वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल in my 3rd chapter called internal reconstruction. Internal reconstruction is all about loss making company. ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, पूरी बर्बाद हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो गई है, उसको कैसे बचाने का, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया है. इट इज कॉल्ड एज अ स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. जो डूबा हुआ है जीवन में, उसे कैसे बचाने का. तो बड़ी अच्छी बात होती है, डूबे हुए को बचाना बहुत जरूरी है. तुम्हारे सामने भी जीवन में कोई आएगा जो जिंदगी में हताश हो गया रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो गया रहेगा, एंड बिलीव मी, द बिगेस्ट जॉब यू कैन डू इज टू पुल हिम आउट ऑफ द डिप्रेशन. लोग डिप्रेस हो जाते हैं वेरियस रीजन से. एक लड़की ने ना बोला डिप्रेस हो गया, बहुत कन्विंस करना पड़ता है, भाई इंडिया में करोड़ों है यार, मिल जाएगी, काय को टेंशन लेता है. बट एक उम्र ही वैसी होती है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं. एग्जाम में टेंशन आ जाता है, सीए इंटर के पेपर के पहले 1 महीने पहले डिप्रेस हो जाएगा. उसको समझाना पड़ता है, तेरी जिंदगी दाव पे नहीं लगी है गधे, अभी पास नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. इसमें डिप्रेस क्या हो रहा है? आई मीन, चलो सीए में तो ऐसे केसेस नहीं होते, साला इंजीनियरिंग वगैरह में तो बच्चे सुसाइड कर डालते हैं. आई क्विट, एक गाना गाऊंगा देन आई विल क्विट. अरे मैं सोचा ये इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए कोई जान देता है साला. बट पता नहीं, मे बी देयर आर नो गुड टीचर्स जो सही रास्ता नहीं दिखाते कि भाई तू सिर्फ एक एग्जाम दे रहा है, विच इज वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तेरी जिंदगी जुए पे नहीं लगी हुई है कि हार गया तो डेथ हो जाएगी गधे. इट इज ओके, फेल हो गया तो सब्जेक्ट और अच्छे से सीखेगा. देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. नोबडी शुड लुक एट दैट पॉजिटिव. बाय द वे, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लियरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट. या तुमको जो भी सीखना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीख जाओगे, सेकंड की जरूरत नहीं है. सो इट्स ओके. गवर्नमेंट बोलता है तेरा कंपनी डूब चुका है, लॉस मेकिंग है, बट इट डजंट मीन दैट यू विल हैव टू लिक्विडेट योर कंपनी. गवर्नमेंट ने एक स्कीम ऑफर किया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सो उस स्कीम के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे इन चैप्टर नंबर 3.
तो ऑब्वियसली पीएल अकाउंट का नेगेटिव आया या पूरा पूरा रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव आया, हेड चेंज नहीं करने का, इट विल कंटिन्यू टू बी अपियरिंग अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? और एक पॉइंट है, देखो थर्ड पैरा, उसी में देखो पेज नंबर 12 पे फर्स्ट पैरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पैरा बोलता है अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस यू कैन नॉट शो डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस, अलाउड ही नहीं है। हमेशा स्टार्ट किससे करने का? ओपनिंग बैलेंस से। फिर अगर तुमने वो रिजर्व में कुछ ऐड किया रहेगा तो ऐड करो, अगर तुमने रिजर्व को किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया रहेगा तो लेस करो, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आएगा उसको आउटर कॉलम में दिखाओ। ये वाला पॉइंट है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट खास याद रखना कि कोई भी रिजर्व रहेगा डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखने का। ओपनिंग बैलेंस एडिशंस रहेगा तो ऐड करो। एडिशन कब होता है मालूम है? समझो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट है, उसमें से तुमने 5 लाख रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो जनरल रिजर्व इसकी वजह से बढ़ जाएगा, तो ऐड करो। और लेस कब होएगा? जब तुम इस रिजर्व को किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करोगे तो लेस हो जाएगा, तो लेस करने का। ओपनिंग बैलेंस एडिशन को ऐड करो, डिडक्शन को माइनस करो, और फिर जो नेट बैलेंस रहेगा दैट यू विल हैव टू शो इन द आउटर कॉलम, बस। और उसके नीचे एक नोट दिया हुआ है, देखो वो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, पढ़ लो एक बार चाहिए तो, मैं ये ऑलरेडी तुमको डिटेल में बता चुका हूं। सो व्हेन यू रीड दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट। यस सर। हाँ बेटा, लेकिन कंपनी ने 150 का शेयर 90 में 60 में दिया, सो AS15 क्या बोलता है? तूने इनडायरेक्टली उसको सैलरी काइंड में दिया, तो तेरे को वो खर्चा बुक कर बुक में, तो स्ट्रेटेजी करके खुद का खर्चा कम मत कर। इमेजिन अभी मस्क रहेगा, उसका साल का सैलरी है 600 करोड़, एक्चुअली इंडियन रुपीस में उससे ज्यादा ही रहेगा। अब वो स्ट्रेटेजी क्या करेगा टेस्ला वाला? उसको 600 करोड़ का शेयर्स दे देगा डिस्काउंट में, मतलब 1000 करोड़ का शेयर 400 करोड़ में दे देगा। तो तू बोल रहा है पीएल अकाउंट में सैलरी 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली तेरे को उसको एक्सपेंस करके बुक करना ही पड़ेगा। सो बुक दैट एज ESOP एक्सपेंस एंड यू विल शो इट अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और तुझे उसको क्रेडिट कहाँ करना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम को वाया दिस रिजर्व, बीच में ये रिजर्व बनाना पड़ेगा। आज मैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शेयर्स अभी तक अलॉट नहीं किया है। जैसे जैसे तू ग्रांट को वेस्ट करते जाएगा, जैसे जैसे ESOP को वेस्ट करते जाएगा, वैसे वैसे ही तू इस अकाउंट को बंद करते जाएगा एंड यू विल कीप ऑन ट्रांसफरिंग दैट इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सो जो दो अकाउंट आपस में सेट ऑफ हो गए थे, एक साइड पे तेरा सैलरी का एक्सपेंस है, दूसरी साइड पे तेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो दोनों सेट ऑफ हो गए थे तो दोनों को अलग कर देगा, एक्सपेंस को पीएल में दिखाएगा, तो तेरा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम तेरा नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। इसमें ना बहुत सारा फर्क पड़ता है। अगर तूने इसको एक्सपेंस बुक नहीं किया ना, तेरा पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तेरा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कल उसमें से तू शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगा, मतलब इनडायरेक्टली तूने सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिविडेंड दे दिया, विच इज नॉट अलाउड। कल तो उसमें से CRR क्रिएट कर डालेगा, बिकॉज CRR कैन बी क्रिएटेड ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसका इनडायरेक्ट मतलब है तूने सिक्योरिटी प्रीमियम में से CRR क्रिएट किया, यू आर वायोलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और पहले ये सब फालतूगिरी बहुत होता था, तो पिताजी ने बोला ये फालतूगिरी बहुत हो गया, लेट मी इश्यू AS15। ऐसा हर स्टैंडर्ड का बर्थ का स्टोरी होता है।
And once you know the birth story, and once you know the logic behind it, then it is very easy. फिर कुछ मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, तुमको लॉजिक ही समझ में आएगा कि साला पहले लोग क्या फालतूगिरी करते थे, कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे. इंस्टीट्यूट वांटेड टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग, एंड देयरफॉर अगर अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना है, देन यू विल हैव टू इश्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. डज इट सॉल्व योर डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं एवरीबडी. अब मुझे क्या करना है, लास्ट 20 मिनट्स आई वुड लाइक टू यूटिलाइज to by heart the format. या स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकी का आगे का मेन वाला यही था, आगे का थोड़ा फास्ट होएगा. मैं तुमको 20 मिनट देता हूं, यू विल हैव टू बाय हार्ट द एंटायर फॉर्मेट राइट नाउ एंड यू विल हैव टू स्पीक आउट दैट. बिकॉज बेटा 150 में अगर तू वो शेयर देता, ध्यान से सुन, तो तेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा मैं बताऊं. बैंक अकाउंट डेबिट 150, टू इक्विटी कैपिटल 10 रुपया, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 140. 140 की जगह पे तूने 60 में दिया ना, तो तू सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर रहा है खाली 50 रुपए से, और उसके सामने तेरा पीएल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो वो प्रॉफिट में से तू डिविडेंड दे देगा, वो प्रॉफिट में से तू सीआरआर क्रिएट करेगा, विच इज अगेंस्ट द कंपनीज लॉ. सो AS 15 हैज टू कम इन. तो डिफरेंस अमाउंट है 90 रुपए का, जो तूने उससे प्रीमियम कम लिया, वही 90 रुपए को खर्चा करके पीएल में डाल दे, और वही 90 रुपए को क्रेडिट करके पहले इस अकाउंट में टेम्पररी डाल, बाद में उठा के डाल दे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इंसाफ हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग अकाउंट, हाँ, उसका जर्नल एंट्री बहुत सिंपल आएगा. देख तेरा फर्स्ट एंट्री क्या था, ईसॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. फिर धीरे धीरे जैसे शेयर का वेस्टिंग होते जाएगा, इस अकाउंट को तुझे डेबिट करना पड़ेगा, तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम. और कहीं तूने किसी एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं दिया क्योंकि बेच में छोड़ के चला गया तो टपक गया, तो तू क्या करेगा, उसका जितना बैलेंस रहेगा उसको उठा के जनरल रिजर्व में डाल देगा. जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट या कहीं भी डाल सकता है, एनी ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट. तो फ्यूचर में तेरा ये अकाउंट डेबिट होएगा वो तो सर्टन ही है. क्रेडिट क्या करेगा विल डिपेंड अपॉन, अगर तू शेयर्स वेस्ट कर रहा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं कर रहा है तो टू जनरल रिजर्व. हो सकता है फ्यूचर में वो एम्प्लॉय शेयर के लिए अप्लाई नहीं करेगा. कोई बोलेगा ऐसा पॉसिबल है क्या, एक्सक्यूज मी, कि फ्यूचर में एम्प्लॉय वो शेयर के लिए अप्लाई नहीं करेगा. मार्केट वैल्यू 150 वाला 40 हो गया 3 साल में, अभी थोड़ी वो 60 रुपए में शेयर खरीदेगा, बोलेगा मेरे को ये सब नहीं चाहिए. दो ही विल कंटिन्यू टू वर्क इन द कंपनी, वो टपक भी नहीं गया, उधर ही है, लेकिन मार्केट प्राइस गिर गया. जब ईसॉप उसको ऑफर किया था साला 150 का मार्केट प्राइस था, अभी गिर के 40 रुपये हो गया. कई को 60 रुपये में खरीदेगा, उससे अच्छा तो जाके शेयर बाजार में जाके 40 रुपये में नहीं खरीदे, अगर उसको खरीदने में इंटरेस्ट है. वाई वुड यू पे 60 रुपीज़. तो फिर जो भी बैलेंस बचा रहेगा ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, उसको उठा के जनरल रिजर्व में डाल देने का, और अगर शेयर्स को वेस्ट करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम. आई होप इट इज क्लियर. चल अभी फटाफट फॉर्मेट पे आ जाओ. चल थियरी बहुत हो गया, ओवरडोज हो गया, अब थोड़ा फॉर्मेट को रट्टा करते हैं. चलो, अच्छा मेरे को पूरा फॉर्मेट चाहिए भी नहीं है, 6 टुकड़ों में चाहिए. 4 4 4 4 4 6, बस ऐसा 26 आइटम चाहिए. चलो, सो एवरीबडी पहला फोकस करो सिर्फ लायबिलिटी साइड पे. देख जितना टुकड़ा करोगे ना उतना इजी हो जाएगा. डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग टुगेदर. तो पहले खाली फोकस लायबिलिटी साइड पे करो. लायबिलिटी साइड में 4 + 4 + 4 टोटल 12 आइटम है. चलो अपन एक बार पहले साथ में बोलते हैं सब लोग, फिर तुम इंडिविजुअली ट्राई करना. तुम्हारा हेड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड. उसमें कितने सब हेड्स है? 3. A will be share capital, B will be reserves and surplus, C will be money received against share warrant. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट. सेकंड है सांपा,
What is SAMPA? Share application money pending allotment. This 4 is the end of the first word, equity. अब आ गया सेकेंड वाला, लायबिलिटी. उसका 2 टुकड़ा है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. ये दोनों साथ में रिमेंबर करो. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. deferred tax liability, trade payable. थर्ड, अदर. ये लोग एक तो जो बनाया ना जिसने भी शेड्यूल 3, अलग लेवल का गधा है. लिखना चाहिए था नॉन करंट लायबिलिटी. नीचे नॉन करंट नहीं है, नीचे करंट है. तो भाई प्लीज, मैंने तुमको पहले भी बताया था, एक्सक्यूज मी, please at this level don't expect materiality concept in accounts alone. You are also expected to follow that. It is okay अगर तुमने लॉन्ग टर्म की जगह नॉन करंट लिख लिया तो कोई तुम्हारी जान नहीं ले लेगा. लॉजिकल एग्जामिनर रहेगा मेरे जैसा तो फुल मार्क्स दे देगा. लगा एक ही तो बात है, पप्पू बोलो के बब्बू बोलो, बेटा तो उसी वही है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. थोड़ी बब्बू बोला तो बाजू वाले के बेटे के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा ही है. सो ये है ना, मतलब इमटेरियल डिस्कशन है. डोंट वेस्ट योर टाइम. वर्ड टू वर्ड याद रख सकते हो, बड़ी खुशी की बात है. ट्राई टू मेमोराइज, और हो ही जाएगा. आप उन 6 चैप्टर में मिलके 50 बैलेंस शीट बनाने वाले हैं तो खुद ब खुद याद रह जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी. सो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लेकिन नीचे क्या है, अदर. वेट नाउ, अब ये जो 3 हेड है ना, दिस आर सर्टन लायबिलिटीज. अब जो चौथा वाला है वो भी लायबिलिटी सर्टन है, अमाउंट खाली एस्टिमेटेड है. तो उधर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. दिस इज द एंड ऑफ योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज. कैन एनीबडी स्पीक दैट फर्स्ट? पूरा साथ में नहीं होएगा, चल बोल. उसमें शेयर होल्डर फंड नहीं, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड. तो सीरियल नंबर कॉलम में उसमें लिखेगा, खराब लगेगा. बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि जो याद रखोगे वही फॉर्मेट एग्जाम में निकलेगा. 1 शेयर होल्डर्स फंड. ये कौन सा पैसा है मालूम? एप्लीकेशन का पैसा आ गया. सुनो ध्यान से, 29 मार्च को एप्लीकेशन का पैसा आ गया और 7 अप्रैल को तुमने शेयर्स अलॉट किया. मतलब तुमने एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. लेकिन सेकंड पास करने से पहले 31 मार्च आ गया. तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर आएगा. दैट इज नंबर 2, पार्ट ऑफ नंबर 2. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. एक पॉइंट याद रखना, रिजेक्टेड एप्लीकेशन का पैसा इधर नहीं आएगा, वो अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा नीचे. बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर फंड में वही एप्लीकेशन का पैसा आएगा जो कैपिटल में कन्वर्ट होने वाला है. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है. समझो तुमने मार्केट में 50,000 शेयर ऑफर किया, देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन, 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, तो ये वाले हेड में सिर्फ 50,000 का पैसा आएगा, बिकॉज उसको तुम शेयर देने वाले हो. बाकी जो 10,000 शेयर है ना,
जिसको तुम सॉरी बोल के रिफंड करने वाले हो पैसा, वो तुम्हारा आउटसाइडर लायबिलिटी बन गया, वो तुम्हारा शेयर होल्डर नहीं है. ही वॉज अ एप्लीकेंट बट ही विल नेवर बिकम शेयर होल्डर बिकॉज हिज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. तो उसको तुम शेयर होल्डर फंड में नहीं दिखा सकता. ये आज तक शेयर होल्डर नहीं है और ये बनने वाला भी नहीं है. यह पब्लिक है. तो उसको जो पैसा रिफंड करना रहेगा वो नीचे जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में. विल टॉक अबाउट दिस लिटिल मोर नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. तो ये क्लियर है एवरीबडी? चल कंटिन्यू कर. भूल गया अभी? 3 non-current liabilities, 4 current liability. You can memorize both together. बोल. Correct. Perfect. What is trade payable? Creditors and bills payable. Perfect. Next. अबे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो तो गया. Perfect. Correct. Anybody else? Try. फर्स्ट नहीं बेटा, ए. फिर हम भूल जाते हैं क्या? जो बोलोगे वही हाथ से निकलेगा एग्जाम में. सो ए बी सी डी करो. सब जगह ए बी सी डी है. ध्यान से देखो सब लोग. पूरा बैलेंस शीट एक ही जगह पे 1 2 3 4 है. ए 1 2 3 4 पीपीई इंटेंजिबल. बाकी मस्त पूरा बैलेंस शीट में ग्लांस मारो. एवरीवेयर इट इज ए बी सी डी एंड सो ऑन. या चलो. करेक्ट. रिसीव्ड वर्ड नहीं है. करेक्ट. यू कैन टॉक सेपरेट ऑल्सो. आई हैव नो प्रॉब्लम. एग्जाम में लिखना तो सेपरेट ही है वैसे. सो इफ यू कैन मेमोराइज सेपरेट देयर इज नो हार्म इन दैट. Perfect. Can you try? Yeah. इक्विटी वर्ड नहीं है बेटा. सांपा. शोले मूवी देखा है? उसमें इसके क्लोज क्या वर्ड है? सांबा. या अलॉटमेंट पेंडिंग नहीं. पेंडिंग अलॉटमेंट. SAMPA. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. परफेक्ट. एवरीबडी कंफर्टेबल? चल अभी एसेट साइड में आ जाओ. एसेट साइड का मेनली 2 ही टुकड़ा है. नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. नॉन करंट एसेट में 4 का 2 ग्रुप है. व्हाट इज द फर्स्ट वन? ए. अभी ए में जो 4 है ना, ये चारों तुम्हारा फिक्स्ड एसेट के बारे में है. चारों. ए का फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सिंपल भाषा में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट विच आर रेडी फॉर यूज. सारे इधर नहीं आएंगे. समझो कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो 3rd में आएगा. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. तो जो तुम्हारा ए है ना, ए, उसका 1st और 3rd
ये दोनों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बारे में, एक रेडी टू यूज है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है. व्हाट अबाउट सेकंड एंड फोर्थ? Both are about intangible asset. Second will be intangible asset, or fourth will be intangible asset under development. Under development का मतलब क्या है? Research चल रहा है कि complete हो गया? No. I'll explain. You can't, I will. Research अगर complete नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, then AS26 doesn't allow you to recognize that as an asset. क्योंकि क्या गारंटी है कि तुम्हारा रिसर्च सक्सेसफुल होएगा? जब तक मेरा रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं जो भी खर्चा करेगा, I am not certain whether this will result into one of the intangible asset for which I will get future economic benefits. उठा के डाल दो पीएल अकाउंट में. आप उसको एज अ एसेट कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो? Where research is completed but development is going on. ये दो में बहुत फर्क है. पहले मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने कोविड का एक वैक्सीन बनाया. ध्यान से सुनना. तो जनरली वैक्सीन वगैरह का जो ट्रायल रहता है ना, वो कभी भी डायरेक्ट इंसानों पे नहीं होता है. पहले ये लोग चूहे को लेंगे, फिर दूसरे एनिमल्स को लेंगे. इट्स ओके, लिसन टू मी केयरफुली. सो समझो ये लोग ने एक कोविड का वैक्सीन बनाया, किसी एनिमल को इंजेक्ट किया, वो मर गया. इज रिसर्च ओवर? नॉट एट ऑल. जब तक इंजेक्शन से चूहा मरता रहेगा, तुम्हारा पूरा खर्चा पीएल में जाएगा. समझो तुमने इंजेक्शन मारा, बच गया, मुझे हो पाएगा. Now my research is successful. Now there is a second stage, development stage. क्योंकि अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है. चूहे को इंजेक्शन मारा, बच गया, लेकिन म्यूजिक चालू था, डांस करने लग गया चूहा. मेरे को लगा अभी ये क्या, क्यों नाच रहा है बावले? मतलब चूहा नाच रहा है तब तक ठीक है, बट मैं इस वैक्सीन को इंसान को तो नहीं दे सकता. तो मतलब डेवलपमेंट अभी भी थोड़ा बाकी है. प्लीज अंडरस्टैंड, टिल द टाइम research is going on, you can't capitalize that, you can't recognize that as an asset. कौन बोलता है ऐसा? AS26. क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट पर्पस जनरली विल बी recognition of transaction. Not every standard, but most. तो recognition में ये वाला पॉइंट आएगा. जब तक रिसर्च चल रहा है, डालो उठा के पीएल अकाउंट में, चूहे मरते रहेंगे, मैं खर्चा करता रहेगा और पीएल में डालता रहेगा. द मोमेंट माई रिसर्च इज सक्सेसफुल, नाउ थोड़ा बहुत फिनिशिंग करना है ताकि ये चूहा नाचना बंद करे. तो वो जो स्टेज है, दैट इज डेवलपमेंट स्टेज. दैट इज वेयर यू कैन रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट एस एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. और ये A4 है. What is A4 everybody? Intangible asset under development. Clear है? First 4. Next 4 भी इसी हेड के अंदर है, नॉन करंट एसेट. फर्स्ट वन इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ये जो वर्ड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको अपन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुलाते थे इन
AS13 एक ही है, ट्रस्ट मी। एक पप्पू है और एक बब्बू है, दोनों तुम्हारा ही बच्चा है। ये बकवास करते रहते ये बनाने वाले कुछ भी। येड़े साले कहीं पे बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अभी जब AS13 में लॉन्ग टर्म बोला है तो इधर भी लॉन्ग टर्म बोल, और शेड्यूल 3 में अगर बोला है नॉन करंट तो उधर भी नॉन करंट बोल। बात तो एक ही है। या सो मेमोराइज करने की कोशिश करना, बट यू डोंट हैव टू टेक दैट स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है बोलो? डिफर्ड टैक्स एसेट AS22। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसका खाली एक ही एग्जांपल देता हूं। भाई तू बैठ जा, मेरे पास 9 मिनट है और मैं मेरी 10 मिनट देता नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा बस वो मूवी में लास्ट में सॉन्ग चलता रहता है ना, लोग चलने लगते हैं मुझे लगा ये चलने ना लग से मैं किसी को जाने नहीं देगा। या सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का एक ही एग्जांपल देता हूं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन टू द लैंडलॉर्ड। आपने किसी का जगह भाड़े पे लिया रहेगा और उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया रहेगा लॉन्ग टर्म में। लास्ट वन क्या है उसके अंदर? एवरीबडी अदर नॉन करंट एसेट। मतलब नॉन करंट में चार चार का 2 ग्रुप है। अब आ गया करंट एसेट, इसमें टोटल 6 है। करंट इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट वन, inventory the stock is the second one, trade receivable the third one, cash and cash equivalent the fourth one, short term loans and advances, and other current asset. Anybody wants to try asset side? Yes sir. And equipment, and नहीं बोला तो बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सॉरी, A1 2 3 4। बाय द वे, ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है, इज दिस लोन्स एंड एडवांसेस टेकन और गिवन? ऑब्वियसली गिवन रहेगा तो ही एसेट में आएगा। नेक्स्ट वन, वो जनवरी 26 बैच में मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था और मैं सोच रहा था मैं कहाँ आ गया। इसको एसेट लायबिलिटी भी नहीं मालूम, ये इंटर तक कैसे आया। एनीवे ऑब्वियसली आई एक्सप्लेन दैट प्रॉपरली और बाकी लोग पक गए। चल, करंट एसेट में कितने हेड है? 6 हेड है। चल जल्दी वाइंड अप करना है, लोग बेंच पे खड़े हो जाएंगे चल बोल। फर्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड ऑर्डर, ये ऑर्डर कंपलसरी है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मार्क्स जाएगा। बी इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। एनीबडी कैन ट्राई फुल बैलेंस शीट, एक ही जन। यस सर। साइलेंस प्लीज। अभी ये बेचारा सभी बोल रहे, तुम पैकिंग बैकिंग बैग का आवाज नहीं करना प्लीज। तुम लोग भी प्लीज एफर्ट करो रिवाइज करने का ताकि इधर ही बायट हो जाए। यस सर। Avoid talking. Correct. Perfect. तो याद रखना
तू बोल रहा है ना, वो कंटिन्यूस बात कर रहा है, देख ले उसको, जब उसका टर्न आएगा ना साले जोर जोर से बात करना। ये दूसरों का दर्द है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है। यस। four current liabilities. A, short-term borrowing. शॉर्ट टर्म बोरोइंग। B, trade payables. C, other short-term borrowings. D, शॉर्ट टर्म बोरोइंग वर्ड दो बार नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज। C, other current liabilities. D, short-term provisions. So that is the end of your equity and liabilities. Number 2 is your asset. Asset में number 1। Number one, A में 4 है. अबे नंबर 1 में ये नहीं है, नंबर 1 का हेड है। Number one, non-current assets. करेक्ट। A इसमें 4 है. Property, plant and equipment. Two, intangible assets. Three, capital work in progress. D, intangible assets under development. फिर B, डेवलपमेंट मतलब तू कर क्या रहा है मालूम है? चूहे को डांस करने से रोक रहा है। चल नेक्स्ट। B, non-current investments. बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। D, deferred tax asset. परफेक्ट। D, long-term loans and advances. करेक्ट। D, other non-current assets. नेक्स्ट वन। Two, current assets. One, current investments. A, current investments. B, inventory. Inventories. C, trade receivables. टैक्स रिसीवेबल। क्या सुन के अच्छा लगा मालूम? हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। थैंक यू यार। इट्स ओके, लेकिन सुन के बहुत मजा आया। ट्रेड रिसीवेबल। D, cash and cash equivalents. E, short-term loans and advances. E, other ई तो हो गया। अदर करंट एसेट। थोड़ा प्लीज घर पे 2 बार फॉर्मेट राइटिंग में प्रैक्टिस करना। विल कंटिन्यू टुमारो एंड विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो टुमारो।